बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। आज हम लोग एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। सितंबर 1963 को एशियाई एवं सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग द्वारा गठित एक विशेष समिति के सुझाव पर एशियाई विकास बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया। इस बैंक ने 19 दिसंबर 1966 से अपना कार्य करना आरंभ कर दिया। इस बैंक के उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला है उपलब्ध साधनों का प्रयोग। एशियाई विकास बैंक की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना है। सार्वजनिक एवं निजी पूंजी के विनियोग को प्रोत्साहन देना भी एडीबी का एक अन्य उद्देश्य रहा है। एशियाई विकास बैंक एशिया एवं सुदूर पूर्व के देशों में आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी पूंजी के विनियोग को प्रोत्साहन देता है। एशियाई विकास बैंक संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उससे संबद्ध संस्थानों तथा अन्य राष्ट्रीय, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाओं के साथ सहयोग करता है जो इस क्षेत्र में विकास संबंधी विनियोग से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त एडीबी सदस्य राष्ट्रों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। एशियाई विकास बैंक सदस्य देशों की विकास परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का निर्माण, वित्त प्रबंध तथा उनके क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त एशियाई विकास बैंक का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उससे संबद्ध संस्थानों एवं अन्य राष्ट्रीय, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना भी है। अब हम एडीबी के प्रबंध के बारे में बात करेंगे। बैंक का प्रबंध लोकतांत्रिक तरीके से संचालन मंडल पर रहता है। प्रत्येक सदस्य देशों के 2 प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें एक को प्रशासक, दूसरे को वैकल्पिक गवर्नर कहा जाता है। सभी प्रतिनिधि मिलकर प्रशासक मंडल का गठन करते हैं। 12 संचालकों का चुनाव प्रशासक मंडल द्वारा किया जाता है। कुल 12 संचालकों में से 7 संचालक इकाई क्षेत्र के होते हैं। प्रत्येक संचालक का कार्य 2 वर्ष का होता है, परंतु अध्यक्ष की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। अध्यक्ष का चुनाव प्रशासक मंडल द्वारा ही किया जाता है तथा वह 12 संचालकों के अतिरिक्त होता है। अध्यक्ष एशियाई राष्ट्रों का ही व्यक्ति हो सकता है। अब बैंक की सदस्यता कौन कौन ले सकते हैं, इसके बारे में यह कहा गया है कि बैंक के केवल वो ही सदस्य हो सकते हैं जो इकाई के सदस्य तथा सहायक सदस्य हैं तथा अन्य क्षेत्रीय देश या गैर क्षेत्रीय विकसित देश जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी विशिष्ट एजेंसियों के सदस्य हैं। बैंक की सदस्यता एशिया महाद्वीप के बाहर के देशों को भी प्रदान की गई है ताकि अधिक संसाधन प्राप्त किए जा सकें तथा विकसित देशों से संपर्क बन सके। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, डेनमार्क आदि देशों को भी इसका सदस्य बनाया गया है। एशियाई विकास बैंक की आरंभ में अधिकृत पूंजी
मिलियन डॉलर रखी गई थी, जो बाद में बढ़ाकर 1100 मिलियन डॉलर कर दी गई है। बाद में समय समय पर इसमें और भी वृद्धि की गई है। एशियाई विकास बैंक के वित्तीय स्रोत साधारण कोष तथा विशेष कोष होते हैं। साधारण कोष में प्रार्थित पूंजी और ऋणों से प्राप्त राशि तथा विशेष कोष में दानी देशों द्वारा प्रदत्त योगदान होता है। एशियाई विकास बैंक के संविधान में यह भी व्यवस्था है कि गैर एशियाई सदस्यों की इच्छा पूंजी कुल अधिकृत पूंजी के 40% से अधिक नहीं हो सकती है। एशियाई विकास बैंक की कार्यप्रणाली बहुत ही सरल है। एशियाई विकास बैंक अपने सदस्य देशों को ऋण प्रदान करने हेतु 2 प्रकार की क्रियाएं अपनाता है, जिन्हें साधारण क्रिया और विशेष क्रिया के रूप में जाना जाता है। साधारण क्रिया के आधार पर ऋण सामान्यतः पूंजीगत साधनों से दिए जाते हैं। विशेष ऋण विशेष कोषों से दिया जाता है, जो कि उच्च प्राथमिकताओं के आधार पर दीर्घकालीन हेतु प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एशियाई विकास बैंक अपने सदस्य देशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है, जैसे राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव बनाना, उन्हें वित्त प्रदान करना आदि आदि। इसके अतिरिक्त संबंधित देशों की स्वीकृति पर विशेषज्ञों के दल भेजना, कृषि उद्योगों एवं सार्वजनिक क्षेत्र में नई इकाइयों के निर्माण में सहयोग देना। बैंक के कार्य हेतु सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित हैं। बैंक को ऋण देते समय ऋणी देश के दायित्वों के संबंध में आश्वस्त होना चाहिए। वित्त प्रदान करते समय पिछड़े एवं अल्प विकसित देशों को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। संबंधी देश यदि अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है तो उस संबंध में भी बैंक से पूर्ण रूप से आश्वस्त होना चाहिए। परियोजना का चयन करते समय परियोजना संतुलित तथा छोटे देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो। इसके अतिरिक्त ऐसे देशों को ऋण प्रदान नहीं करना चाहिए जिस देश की सरकार को आपत्ति हो। एशियाई विकास बैंक को उन्हीं परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अर्ध क्षेत्रीय विकास योजनाओं के अंतर्गत हो। एशियाई विकास बैंक ने अपनी स्थापना के पश्चात अपनी कार्य प्रणाली में उत्तरोत्तर निरंतर प्रगति की है। बैंक द्वारा प्रदत्त सहायता का प्रतिशत निम्न प्रकार रहा है। कृषि एवं उद्योग में 33.3%, विकास बैंकों में 12.2%, सामाजिक क्षेत्र में 14.5%, ऊर्जा विकास हेतु 27.6% और अन्य 12.4% रहा है। एशियाई विकास बैंक और भारत का अटूट का रिश्ता रहा है। भारत को एशियाई विकास बैंक से अनेक सहायता प्राप्त हुई है। इसकी आलोचना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। एशियाई विकास बैंक ने यद्यपि अपनी स्थापना के पश्चात निर्बल तथा दरिद्रता से ग्रसित एशियाई के देशों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण सुविधा प्रदान कर महत्वपूर्ण कार्य किया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी कतिपय आलोचना निम्न प्रकार है। पहला है, अमेरिका को पूंजी एवं मताधिकार होने से बैंक की एशियाई पद्धति समाप्त हो सकती है। दूसरा है, विश्व के विकास कोषों में कमी और उपलब्ध कोषों की तीव्र प्रतियोगिता से बैंक के पास साधनों का अभाव हो सकता है। विश्व बैंक की केवल एशियाई शाखा को ही मजबूत करके एशियाई बैंक के उद्देश्य पूर्ण हो सकते हैं।